हाँ जी, हम पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के लिए रियल एनालिसिस। आप सभी का नारायण मैथ्स पर स्वागत है। और अब यहाँ से अपने पास रियल का जो अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंस, अनुक्रम, वो हमारा आज से चलने वाला है। और 2 क्लास तो लगेगी सीक्वेंस में। जिनका सीक्वेंस अच्छा हो गया उनके लिए सीरीज भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये ध्यान रहे। दूसरा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करिए। जहाँ हम जो प्रॉब्लम्स आपको क्लासेस देखने के बाद आ रही है या कोई डाउट है वो हम वहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी वो भी जाके देख सकते हैं। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और साथ में वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट कर चुके हैं और रियल एनालिसिस हमारा चल रहा है, ठीक है। सीक्वेंस वाला जो टॉपिक आज की क्लासेस बहुत शानदार होने वाली है। जिसको पल्ले पड़ गया, जिसको समझ आ गया, जिसने ढंग से देख लिया, उसका सीक्वेंस का कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला। मस्त शानदार क्वेश्चन आएगा और ऐसे होगा चुटकियों में कि अरे यार क्या बात है ना। थ्योरी से क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल दे दे कि नहीं इसके बारे में बताइए, वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ से हो जाएगी, इतना तो गारंटी है ना। अभी भले तुम नए देख रहे हो, पुराने देख रहे हो, पहले पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा, यहाँ की क्लास से, आज वाली क्लास से सीक्वेंस, एक और क्लास आएगी सीक्वेंस की, आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पर आज की क्लास में हमको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जिन्होंने रियल एनालिसिस की पुरानी क्लासेस नहीं देखी है उनके लिए भी सजेशन है, क्योंकि आज वाली क्लास में पुरानी क्लासेस की कुछ डेफिनेशंस काम आएगी। तो मैं डायरेक्ट वहाँ पर कहूँगा देखो यार ऐसा था, डेफिनेशन बोल जाऊँगा। समझना है, नहीं पढ़ा है तो पहले देखिए। दूसरा, रियल एनालिसिस की अब तक जितनी क्लासेस हुई है वो यहाँ तक याद हो तुमको तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे याद नहीं है तो याद करिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रियल एनालिसिस का सीक्वेंस, ठीक है। हाँ, हमारे स्क्रीनशॉट वाले भैया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, सीक्वेंस क्या होती है, कैसा होता है, सारी डेफिनेशन 1 बाय 1 देखेंगे अपन, है ना। चलिए, सीक्वेंस क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर से x को एक सेट है, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या को समुच्चय है, उससे x के ऊपर जो फंक्शन होता है उसको कहते हैं सीक्वेंस। f ऑफ n, हर एक नेचुरल नंबर की इमेज उसको किससे लिखते हैं, an से लिखते हैं, और ये सीक्वेंस कहलाता है। x अगर रियल नंबर है तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, x अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल सी बात ये है ना, बस। तो देन सीक्वेंस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, है ना। डेफिनेशन इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अपन टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे इसका। हम आगे की जो चीजें हैं वो 1 बाय 1 अपन आगे बढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, आगे f ऑफ n इक्वल टू an, है ना। सीक्वेंस का nth टर्म कहलाता है, nवां पद कहलाता है। सीक्वेंस का क्या कहलाता है, nवां पद। जैसे अपने को सीक्वेंस लिखा है an इक्वल टू -1 की पावर n, है ना। पहला टर्म क्या होगा, a1 क्या होगा, -1 की पावर 1, तो -1, a2 कितना होगा, -1 की पावर 2 मतलब 1, a3 -1 की पावर 3, a4 -1 की पावर 4। ऐसे करके हम हर एक टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर मैं कह दूं इसमें 100 टर्म क्या होगा, तो a100 क्या होगा, -1 की पावर 100, मतलब वैल्यू आ रही है 1। बस ये ध्यान रहे अपने को, है ना। तो जो an है वो सीक्वेंस का nवां पद होगा। अब जितने नेचुरल नंबर है उतने ही सीक्वेंस के पद है। सर यहां पर सीक्वेंस की वैल्यू या तो 1 है या -1 है। क्या बोला, सीक्वेंस की वैल्यू या तो 1 है या -1 है, वैल्यू आ रही है। अच्छा, टर्म तो इनफाइनाइट है, a1 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फिफ्थ टर्म है, ऐसे सारी टर्म आ रही है ना हर एक टर्म की। जैसे 15th टर्म की वैल्यू क्या है, 15th टर्म क्या है, -1 की पावर 15, उसकी वैल्यू -1 आ रही है, वो ठीक है, बट टर्म तो कितनी है, 15। आई बात समझ में, ये टर्म के ऊपर ध्यान रखना है ना। अच्छा, तो
तो वही है, प्रत्येक सीक्वेंस में कितनी टर्म होती है, इनफाइनाइट टर्म होती है, इनफाइनाइट पद होते हैं, उनकी वैल्यू अलग अलग टर्म का मान अलग अलग या बराबर हो सकता है, अलग अलग। जैसे एक सीक्वेंस लिख ली an इक्वल टू 1/n, an मतलब सीक्वेंस का nवां पद, ये ध्यान रहे, an मतलब सीक्वेंस का nवां पद। कहीं पर xn लिखा रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, वो श्याम तेरे कितने नाम वाले, कि भाई कौन क्या बुला रहा है, कौन क्या बुला रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नाम से, नाम में क्या रखा है, कुछ नहीं है ना। हाँ, आगे रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, एक सेट होता है, सीक्वेंस का परिसर हिंदी में कहते हैं, एक सेट होता है जिसमें एफ ऑफ एन मतलब जो an है वो सभी आते हैं, क्या आते हैं, an, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे इस सीक्वेंस का रेंज सेट कितना होगा, -1 और 1, सेट में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती है। फर्स्ट टर्म कितना है, -1, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म फिर से कितना, -1, तो -1 आ चुका है सेट में, तो सीक्वेंस का जो रेंज सेट है वो क्या है, -1 और 1, ये एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मतलब इसमें एलिमेंट की संख्या फाइनाइट है। अच्छा, ये इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4, है ना, ये ठीक। और सीक्वेंस an को किससे लिखते हैं, इस नोटेशन से लिखते हैं, सीक्वेंस an। और जब यहां क्लिक करते हैं तो क्या खुलता है, a1, a2, a3, a4, a5, a6 ऐसे टर्म खुलती है, ये ध्यान रहे। और हमेशा जब भी सीक्वेंस एंड सीरीज का जो क्वेश्चन आए, बहुत चबा चबा के पढ़ना है। सर चबा चबा के किस मतलब, शांति से, जल्दबाजी नहीं करना। सीक्वेंस तुमने आंसर दे दिया, वो सीरीज के बारे में पूछ रहा था, वो लिख रहा था सीरीज 1/n, तुमने सीक्वेंस 1/n का जवाब दे दिया, तो बहुत दोनों में डिफरेंस है, दोनों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से हर एक चीज को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे है बाउंडेड अबव सीक्वेंस। देखो एक बार जितनी भी डेफिनेशन हम वो क्लियर करेंगे, डेफिनेशन से ऊपर क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो देखेंगे, और हमारे पास एग्जांपल्स की एक मैं छोटी सी लिस्ट लेकर आया हूं, जिनमें से एग्जांपल्स एग्जाम में घूमते रहते हैं। इनके अलावा भी और एग्जांपल्स हैं जो हमारी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बट हमको क्या करना है, एग्जाम्पल उठाना है और उनकी चीजें चेक करनी है हर एक। बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड अबव पहले क्या पढ़ा था कि कोई सेट बाउंडेड अबव कब होगा, जब एक अल्फा ऐसा मिलेगा कि सेट का हर एक मेंबर अल्फा से छोटा या बराबर हो। पढ़ के आए थे ना, अब वो याद है तो यहां काम हो जाएगा भाई। वहां जो अपर बाउंड था, है ना, कि भाई सेट का हर एक मेंबर इस अल्फा से छोटा या बराबर हो, है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो सेट बाउंडेड अबव। तो सीक्वेंस बाउंडेड अबव क्या होगा, हर एक टर्म किसी पर्टिकुलर केस से छोटी या बराबर हो तो सीक्वेंस बाउंडेड अबव हो जाएगी। सेम सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस, तो जो ये रेंज सेट है सीक्वेंस का, उसका जो सुप्रीमम है वही क्या होगा, सीक्वेंस का सुप्रीमम होगा। अब सोचो कि सीक्वेंस का सुप्रीमम निकालने के लिए रेंज सेट का सुप्रीमम ध्यान आना चाहिए, और सेट का सुप्रीमम हम पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं, है ना। इसीलिए मैंने पहले भी बोला कि जो पहले वाली क्लासेस देख के आ रहा है उसके लिए यहां आसान है, जो नहीं देख के आ रहा उसके लिए टफ है। पहले वाली क्लासेस कंप्लीट करो, रियल एनालिसिस वाली, तब जाके इसमें मजा आने वाला है। सुप्रीमम हम पहले निकाल चुके हैं, क्या डेफिनेशन है, कैसे निकालते हैं, वो सारा काम हम कर चुके हैं, हम यहां सिर्फ सवाल करेंगे। दूसरा बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, वहां बाउंडेड बिलो सेट कब होता था, बाउंडेड बिलो जब सेट का हर एक मेंबर इस, है ना, नहीं उल्टा लिख दिया क्या, ये सेट का हर एक मेंबर इस अल्फा से बड़ा या बराबर हो, है ना, बस इतनी सी बात है। तो हमारे पास क्या हो जाता था, ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, यही है यहां पे। और इन्फीमम क्या हो जाएगा, रेंज सेट का जो इन्फीमम है वही और किसी सेट का इन्फीमम निकालना जानते हैं हम, उससे कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बस ये मोनोटोनिक बता के फिर एग्जांपल पे आता हूं। बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगा, रेंज सेट बाउंडेड है, मतलब an किन्हीं दो पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में आए तो वो सीक्वेंस बाउंडेड है, अगर नहीं आ रहा तो अनबाउंडेड है।
बाउंडेड अबव नहीं है तो अनबाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो नहीं है तो अनबाउंडेड बिलो। ठीक, अब जैसे कुछ कुछ चीजें देखते हैं अपन। हमारे पास सीक्वेंस का जैसे ये एग्जांपल है an 1/n है ना, ये एक सीक्वेंस है। तो अब मुझे क्या होगा, इसका रेंज सेट निकालना पड़ेगा। इसका रेंज सेट क्या आएगा, 1/n ही आएगा ना। अब इसका सुप्रीमम इन्फीमम हमने पहले वाली क्लास में निकाला है। इसका जो सुप्रीमम है वो आता है 1 और इन्फीमम आता है 0। बस खत्म। दूसरा, ये जो सीक्वेंस है ये 1 और 0 के बीच में हमेशा रहती है, इसका मतलब बाउंडेड है। इसका मतलब क्या है, बाउंडेड। आगे समझ में, दो पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में है ना। ऐसे हम बाकी सारे एग्जांपल्स की देखनी है। जैसे n स्क्वायर है, n स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो है हमेशा n स्क्वायर 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो इसका मतलब बाउंडेड बिलो तो हो गया। अब बाउंडेड अबाव के लिए देखना है। बाउंडेड अबाव मतलब एक ऐसा के ढूंढना है जिनसे n स्क्वायर हमेशा छोटा रहे। नहीं पॉसिबल। क्यों, n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो है ये बाउंडेड अबाउ नहीं है। बाउंडेड अबाउ नहीं है मतलब अनबाउंडेड अबाउ है। ठीक है, बस इतनी सी बात है ना, हर एक क्वेश्चन के लिए। जैसे cos 1/n है, या सॉरी cos n है, एक सीक्वेंस लिखा है cos n। अब वो बताओ क्या वो बाउंडेड है कि नहीं है। cos n हमको पता है cos x जो भी होता है वो 1 और -1 के बीच देता है। तो इसका मतलब सीक्वेंस की हर एक टर्म -1 और 1 के बीच आ रही है, तो सीक्वेंस बाउंडेड होगी। बस, है ना। हमारी कुछ नॉलेज और ये थोड़ा ध्यान में हो तो हमारा काम हो जाएगा। फिर आगे आते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। किस पे आते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक मतलब ये है कि भाई या तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। इंक्रीजिंग मतलब सीक्वेंस जैसे जैसे टर्म बढ़ेगी वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी। डिक्रीजिंग मतलब जैसे जैसे टर्म बढ़ेगी वैल्यू कम होगी। ये थोड़ा सा याद रह जाए। जैसे जैसे टर्म बढ़ेगी वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग, टर्म बढ़ रही है वैल्यू कम हो रही है तो डिक्रीजिंग। सर टर्म बढ़ रही है वैल्यू कम हो रही है मतलब, हाँ, जैसे 1/n, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म 1/3, फोर्थ टर्म 1/4, है ना। ये देखो कम होती जा रही है ना वैल्यू। टर्म बढ़ रही है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वैल्यू क्या होती है, कम होती जा रही है। इसका मतलब ये कम हो रही है मतलब डिक्रीजिंग है। और एक आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और एक सिंपल डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है कि कोई भी दो वैल्यू सेम नहीं आ रही है, कोई भी दो वैल्यू सेम नहीं आ रही है ना, सेम नहीं आ रही। अब दूसरा तरीका क्या है, मैथमेटिकली अपन क्या कहते हैं, जैसे देखो हम क्या करेंगे, an + 1 - an ये निकालेंगे। अगर ये निकाल पा रहे हैं तो उससे क्या होगा, वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, इसका मतलब an + 1 ग्रेटर देन an फॉर ऑल n। मतलब आप समझो a1 छोटा है a2 से, मतलब a2 बड़ा है, फिर a3 बड़ा है a2 से, फिर a4 बड़ा है a3 से। तो इसका मतलब वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है ना। ग्रेटर और इक्वल टू लगा दिया, ग्रेटर और इक्वल टू लगा दिया तो इंक्रीजिंग, और ओनली ग्रेटर देन 0 है, कभी भी इक्वल नहीं आ रहा मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कंफर्म, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात कर रहे हैं अपन, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि मोनोटोनिक है कि नहीं है ना। हाँ, हिंदी में एकदिष्ट कहते हैं, और जहां तक हो सके लैंग्वेज जो है इंग्लिश वाली रख पाओ तो बहुत मजेदार काम है। हाँ, अब सीक्वेंस के बारे में पूछता है कोई देख के कि भाई ये मोनोटोनिक है कि नहीं है, इंक्रीजिंग है कि नहीं है, डिक्रीजिंग है कि नहीं है, तो हम वो डिपेंड करता है। कई बार हम टर्म से भी काम में ले लेते हैं, और कई बार हम ऐसे निकालते हैं, और कई बार इंडक्शन लगा के निकालते हैं। उन सब का तरीका भी देखते हैं अपन कैसे चेक करें। जैसे देखना है ना, हमारा एक एग्जाम्पल है 11 नंबर, sin 1/n। क्या है, एग्जाम्पल है sin 1/n। sin 1/n क्या है, देखो देखिए sin 1/n इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये देखते हैं।
हाँ जी, आराम से सोचो, विचार करो क्या है साइन 1। अब ये रेडियन में ध्यान रखना, और 1 रेडियन जो है ना वो ऑलमोस्ट होता है 57 डिग्री के आसपास, है ना, लगभग 57। तो साइन 1 60 डिग्री के आसपास है। साइन 1/2 लगभग 30 डिग्री के आसपास है ना। तो इसका मतलब साइन 1/3 ये लगभग अपने पास कितने डिग्री के आसपास है, 30 डिग्री, मतलब 60 में 3 का 20 डिग्री के आसपास है, मतलब वैल्यू कम होती जा रही है ना। अब साइन के अंदर डिग्री कम होता जा रहा है। साइन जो है वो 0 से π/2 में हमारे पास ऐसा होता है, 0 से π में। अब मैं यहां जा रहा हूं यहां π/2 है, यहां π/4 है ना, मतलब 45 डिग्री, यहां 30 डिग्री, वैल्यू कम होती जा रही है ना, और 0 पर वैल्यू 0 देगी। इसका मतलब ये वैल्यू कम होती जा रही है, तो डिक्रीजिंग है, क्या है। और हमको पता है कि भाई साइन ये ज्यादा से ज्यादा 0 के करीब जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास 1 और 0 के बीच रहने वाली है, बाउंडेड सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग है, काम हो गया ना, बाउंडेड। ऐसे चेक करना आना चाहिए। इसका क्या फायदा होगा अभी मैं बताऊंगा। अगर तुमको ये चेक करना आ गया कि ये बाउंडेड है, डिक्रीजिंग है, तो इसका बड़ा बेनिफिट है हमको, ठीक है। हाँ, अच्छा, ऐसे कोस एन के बारे में बताना। देखिए कोस एन देखना आराम से। कोस 1 मतलब लगभग 60 डिग्री अराउंड मान लेता हूं, ठीक है। कोस 2 मतलब 1 60 × 2 120 डिग्री के आसपास। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। फिर कोस 3 ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, नेगेटिव। फिर कोस 4 ये किस में आ जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कोस 5 और ये लगभग रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव। समझ रहे हो कैसे कह रहा हूं पॉजिटिव, ये तुमको आइडिया हो चेक करने का। 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री के आसपास, तो ये 60 डिग्री के आसपास है, ये 120 डिग्री के आसपास है, ये 60 से कम ही है ना, तो इसका मतलब ये 180 डिग्री से नीचे ही है, फिर भी सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना, 270 से ज्यादा मिलेगा लगभग ये। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब वैल्यू पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक नहीं है। अच्छा, बाउंडेड है, अभी देखा -1 और 1 के बीच में कोस, हमेशा इससे बाहर तो नहीं देगा, ये ध्यान रखना है। आगे समझ में, यहां डिग्री नहीं है ना। जैसे एक और दिखाता हूं, है ना, sin nπ/2 लिखा है, क्या लिखा है, sin nπ/2। एक एग्जांपल sin nπ/2 है, sin nπ/2 1 पर sin π/2, फिर अगली टर्म sin π/2 के बाद sin π, sin 3π/2, sin 2π, sin 5π/2, ऐसे चलता रहेगा ना। अच्छा, ये वैल्यू 1, ये 0, ये -1, ये 0, ये 1, तो टोटल 1 0 -1, यही रेंज सेट बन रहा है, बार बार यही रिपीट होगा ना, इसका रेंज सेट यही है, ये काम की चीज है। आगे बात समझ में, अब आगे बढ़ूं मैं, है ना। एक एक चीज लिमिट पॉइंट पर आते हैं, है ना, ऊपर लिखा लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, मैं थोड़ा इसको सही कर दूं। लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट क्या होगा, ध्यान से। मैं पुरानी जो आपकी रटी रुटाई डेफिनेशन है वो बताऊंगा ही नहीं, अभी देखना क्या कह रहे हैं। लिमिट पॉइंट, एल कोई रियल नंबर है, एल कोई क्या है, रियल नंबर है ना। ए एन जो है कोई सीक्वेंस है रियल नंबर की, इसका एल कोई लिमिट पॉइंट बनना चाहता है, तो क्या होगा, एल के प्रत्येक नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म हो। क्या कह रहा हूं, एल सीक्वेंस ए एन का लिमिट पॉइंट बनना चाहता है, तो एल के प्रत्येक नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म हो। क्या हो, टर्म, वैल्यू की नहीं कह रहा हूं। और मैथमेटिकली दूसरी फॉर्म क्या है,
कि ये तो लिख दिया ना इनफाइनाइट टर्म हो, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मॉड an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइट n क्यों लिखा, फॉर इनफाइनाइट n के लिए ये an है ना, मतलब जो सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म है वो सीक्वेंस इस L के अंदर आए। पहला एग्जांपल -1 की पावर n, क्या है -1 की पावर n। अच्छा, फर्स्ट टर्म है -1, सेकंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है -1 फिर है 1। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं देखा जाए तो यही है। अब मैं अगर देखता हूं कि 1 लिमिट पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 1 का कोई भी नेबरहुड बनाया, नेबरहुड बनाना मतलब 1 को सेंटर मानते हुए ओपन इंटरवल बना रहे हैं हम, तो बस ये बना दिया। अच्छा, अब बताओ हर एक ओपन इंटरवल के अंदर सीक्वेंस की कितनी टर्म आ रही है, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, टर्म 1 सेकंड टर्म है, 4th टर्म है और 6th टर्म है, 8th टर्म है, मतलब इवन वाली सारी टर्म इसके अंदर है। इवन टर्म सारी इसमें, इसका मतलब 1 लिमिट पॉइंट है। मतलब इसके अंदर मैं जितना चाहूं, है ना, कोई भी ब्रैकेट बना दिया, है ना, ओपन इंटरवल। अब ये कहां से हमने पहले सीख रखा है। दूसरा है ना, ये बना दिया, आगे समझ में। मैंने अलग अलग एनबीडी बनाए, सब में सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म आ रही है, मतलब लिमिट पॉइंट। सर तो ऐसे -1 भी होगा, हाँ, क्योंकि ऑड वाली सारी टर्म इसके अंदर आएगी, हाँ आएगी, इसका मतलब -1 भी लिमिट पॉइंट है, तो 2 लिमिट पॉइंट आ गए। इसका मतलब ये हुआ किसी सीक्वेंस के पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। पहली बात, किसी सीक्वेंस के पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। दूसरा, an = 1/n, है ना, इसका क्या होगा 1, 1/2, 1/3, ये 0 सारी टर्म। तो 0 के प्रत्येक नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म आ रही है ना। क्यों? जो नंबर लूंगा, जैसे यहां पर एप्सिलॉन कुछ भी लिया, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी 1/n लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। इस m के बाद आने वाले हर एक नेचुरल नंबर के लिए 1/n एप्सिलॉन से छोटा होगा। इसका मतलब यह है कि 0 और इस एप्सिलॉन के बीच में 1/n टाइप वाले इनफाइनाइट नंबर होंगे। क्यों? एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के बाद इनफाइनाइट नंबर नेचुरल आते हैं ना, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये इसके अंदर हमेशा सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म होगी। तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट कौन है? 0। ध्यान रखने वाली बात, क्वेश्चंस बनते हैं, लिमिट पॉइंट सीक्वेंस की कोई वैल्यू होगी, 0 वैल्यू है क्या सीक्वेंस की वैल्यू? मतलब किसी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए 1/n कभी 0 बनेगा क्या? सर इनफाइनाइट में बनता है। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, नेचुरल नंबर के बाहर है वो। आगे समझ में? तो यहां से क्या कह रहे हैं? 0 ही हमारा लिमिट पॉइंट बनेगा। सर इसके अलावा कोई और बनाते हैं, बनाओ। 1/2 अंदर एक ही टर्म है ना, 1 अंदर एक ही टर्म है, और हम बस सिर्फ 0 बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़े हम। अगला एक और एग्जांपल देखो, ये -1 की पावर n/n। अब क्या हो रहा है ये, है ना। अब उससे पहले, अच्छा ये क्वेश्चंस करने पहले से पहले मैं कुछ नोट्स, ये जो नोट लिखे वो बता दूं। क्या लिखा? लिमिट पॉइंट यूनिक हो जरूरी नहीं है। एग्जांपल देख लिया। ऐसे एग्जांपल ध्यान रखने हैं, काउंटर एग्जांपल काम आते हैं हमारे पास। हाँ, लिमिट पॉइंट यूनिक हो जरूरी नहीं। दूसरा, रेंज सेट फाइनाइट है तो लिमिट पॉइंट सीक्वेंस की कोई वैल्यू होगी जो इनफाइनाइट टर्म की वैल्यू बने। क्या कह रहे हैं? अगर रेंज सेट फाइनाइट है, पहला जो था उसका रेंज सेट ये आ रहा था -1 और 1, फाइनाइट रेंज सेट आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि एक लिमिट पॉइंट कम से कम ऐसा होगा जो सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म की वैल्यू बन रहा होगा। सर एक से ज्यादा भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। आ गया समझ में? ये रेंज सेट फाइनाइट है तब। दूसरा, रेंज सेट इनफाइनाइट है। रेंज सेट इनफाइनाइट है मतलब 1/n टाइप वाला। ठीक, हमने BW थ्योरम पढ़ी थी, बोल्जानो-वाइसरास थ्योरम। क्या कहता था? इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ R हैज लिमिट पॉइंट, पढ़ा था ना। हाँ, तो अब क्या है यहां पे
कि भाई अगर रेंज सेट इनफाइनाइट है तो या तो लिमिट पॉइंट क्या होगा, जो इनफाइनाइट टर्म की वैल्यू बन रहा हो वो, या फिर उस रेंज सेट का लिमिट पॉइंट ही सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन जाता है। ध्यान रखना, लिखा क्या यहां पे, हाँ, रेंज सेट इनफाइनाइट है एंड बाउंडेड है तो लिमिट पॉइंट होगा। इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, रेंज सेट इनफाइनाइट है तो फर्स्ट कंडीशन कि भाई रेंज सेट का लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट, जैसे ये 1/n है ना, रेंज सेट क्या बन रहा है 1/n, और इसका लिमिट पॉइंट अपन ने देखा था आखिरी क्लास में 0, तो इसका मतलब 0 सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन गया। दूसरा एंड बी, यदि L सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म की वैल्यू है तो लिमिट पॉइंट। ठीक है, बस आसान है, सच में आसान है बहुत, बस अपने को चीजें ध्यान रखनी है, बाकी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये मैं मिटा दूं, तुम्हारा स्क्रीनशॉट लेना हो, लिखना हो लिख लेना। ठीक है, हाँ जी। अब समझो कि ये कैसे कह दिया कि यार रेंज सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो तो अपन एग्जांपल देख लिया, वैल्यू रिपीट हो रही है वो भी देख लिया, है ना। अब जैसे ये है, अब इसमें बताओ एक वैल्यू क्या आ रही है, इसकी रेंज सेट में वैल्यू क्या क्या बन रही है, 1 पे -1, फिर हाफ, -1/3, ऐसे करके टर्म क्या आएगी, इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर 0 की तरफ आ रही है। इसका मतलब लिमिट पॉइंट क्या हो गया 0। इसमें क्या हो रहा है, सेम 1 + -1 की पावर 1/n, तो ये 1 प्लस मतलब ये 1 के इर्द गिर्द घूमेगी, है ना, 1 के इर्द गिर्द रहेगी, तो लिमिट पॉइंट कितना आ जाएगा 1। इसमें ओड है तब तो ये वैल्यू, इवन है तब ये है, ओड है तब क्या है, देखो n 1 है तो वैल्यू कितनी आ रही है 0, n जब 3 है तो 1 - 1/3, है ना, 1/3 मतलब 2/3, ये कहीं यहां होगा। फिर जैसे इवन है, इवन पे कितना वैल्यू देगा -2, फिर 4 पे कितना देगा -1 -1/4, इस -1 के करीब आएगा ना, और ऐसे ही वैल्यू यहां पे ये 1 के करीब आएगी, किसके, तो इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म, इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म, तो इसका मतलब ये भी लिमिट पॉइंट है, ये भी लिमिट पॉइंट है। सो लिमिट पॉइंट 2 या एक ही होता है क्या, sin nπ/2 के लिए हमने क्या कहा था अभी, एक बार तो 1 देगा, एक बार 0 देगा, एक बार -1 देगा, ऐसे चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि sin π/2, sin π, sin 3π/2, फिर sin 4π, है ना, फिर 0, फिर sin 5π/2 मतलब 1, ऐसे ये टर्म होगा। तो 0 कितनी बार आएगा, इनफाइनाइट बार, 0 इनफाइनाइट, -1 कितनी बार, इनफाइनाइट बार, 1 कितनी बार, इनफाइनाइट बार। रेंज सेट क्या है, यही है रेंज सेट, रेंज में तो यही आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट पॉइंट कौन है, 1 इनफाइनाइट टर्म की वैल्यू बन रहा है इसलिए लिमिट पॉइंट है, 0 इनफाइनाइट टर्म की वैल्यू बन रहा है इसलिए लिमिट पॉइंट, -1 इनफाइनाइट टर्म की लिमिट पॉइंट बन रहा है इसलिए लिमिट। तुम्हारे मन में यह सवाल नहीं आ जाए कि लिमिट पॉइंट, रेंज सेट का हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट बन सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे an दिया है ना, सीक्वेंस जो है हमारे पास ऐसी दी 1 2 3 4 4 4, ऐसे 4 4 आ रहा है आगे सब जगह, तो रेंज सेट क्या होगा इसका 1 2 3 4, और इसका लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, देखो आराम से, हाँ, इसका लिमिट पॉइंट क्या बनेगा 1 2 3 4, फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 लास्ट तक, तो इसका मतलब
4 के प्रत्येक नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म आ रही है ना। वैल्यू तो 4 है सबकी, पर टर्म कितनी? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब रेंज सेट फाइनाइट है, तो इसका मतलब इसमें ये एक ऐसा है जो इनफाइनाइट टर्म की वैल्यू बन रहा है। तो 4 लिमिट पॉइंट हो गया। आ गया समझ में? हाँ, मैं आगे बढ़ता हूं अब, है ना। हाँ, ऐसे ही अलग अलग, जैसे लास्ट डिजिट ऑफ 7 की पावर n है, 7 की पावर n की लास्ट डिजिट, तो a1 कितना? 7, a2 कितना? 7 का स्क्वायर मतलब 49, 9, a3 मतलब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होगा? 49 इंटू 7, 7 नम 63, लास्ट डिजिट तो 3 आएगा ना, तो a3 जो है हमारा 3, a4 है ना, a4 में क्या आएगा? देखो लास्ट डिजिट 3 रहेगा, या जो भी नंबर उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब फिर जो भी नंबर है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7। आराम से समझो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे तो निकालते हैं। देखो a1 है 7, a2 कितना? 9, क्यों? 7 का स्क्वायर। देखो a1 है 7, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, लास्ट डिजिट 49, मतलब 49 तो लास्ट डिजिट 9। फिर इसको 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा? 3, है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा? 7 या 21, आगे जो भी हो लास्ट डिजिट तो 1 है ना। फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से, तो यहां 9, तो इसका मतलब 7 9 3 1 रिपीट होता रहेगा। 5 पर 7, 6 पर 9, है ना, और 6 के बाद नहीं, ठीक है, 5 6 7 पर 7, a7 3, a8 1, a9 7, a10 9, a11 3, a12 1, तो ये रिपीट होता जा रहा है। 7 इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा, 9 इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा, 3 भी होगा, 1 भी होगा, तो लिमिट पॉइंट 7 9 3 1 और रेंज सेट भी वही है। बस आसान है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये कहना चाह रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन और फिर हर एक एग्जांपल के बारे में 1 बाय 1 चेक करेंगे। बाउंडेड सीक्वेंस के पास, है ना, बाउंडेड सीक्वेंस है, अब वो दूसरी चीज भी अपन चर्चा करेंगे, है ना। एक बार ये देख लेते हैं, फिर उस पर आएंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस के पास क्या होगा, है ना, याद रखेंगे, अभी बताएंगे। हाँ जी, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, पहले क्या था? लिमिट पॉइंट, अब क्या है? लिमिट। लिमिट में क्या है? यहां क्या लिखा कि एल अगर लिमिट पॉइंट बनना चाहता है तो एल जो नेबरहुड है, एल के प्रत्येक नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म हो। यहां क्या कह रहे हैं? एल रियल नंबर में है, एन की लिमिट जो है होगी कौन? एल। यदि एल के प्रत्येक नेबरहुड के बाहर सीक्वेंस की फाइनाइट टर्म हो। सीक्वेंस में कितनी टर्म होती है? इनफाइनाइट। हम क्या कह रहे हैं? एल के प्रत्येक नेबरहुड के बाहर फाइनाइट टर्म हो। सर अंदर इनफाइनाइट टर्म होगी, हाँ, सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म है, हम कह रहे हैं बाहर फाइनाइट है तो अंदर अपने आप इनफाइनाइट है। अच्छा, यहां जो था अंदर इनफाइनाइट कह रहा था, बाहर इनफाइनाइट हो, इसको कोई समस्या नहीं है। ये क्या कह रहा है? मुझे अंदर तो इनफाइनाइट चाहिए ही चाहिए, बाहर फाइनाइट हो, बाहर इनफाइनाइट मुझे कबूल नहीं है। तो बाहर अगर इनफाइनाइट आई तो सीक्वेंस की लिमिट नहीं बनेगा, एल। आ गया समझ में, है ना। बाहर इनफाइनाइट टर्म अगर प्रत्येक नेबरहुड, है ना, कि हमने कोई एक नेबरहुड ऐसा बनाया जिसके बाहर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म है, वो लिमिट नहीं बनेगा। इतनी सी बात है, और ये क्लियर है। जिसने ये पढ़ लिया ना, वो लिमिट पॉइंट में कभी कंफ्यूज नहीं होगा जीवन में। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नेबरहुड के बाहर फाइनाइट टर्म हो, अंदर तो इनफाइनाइट होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट टर्म होती है। हम कह रहे हैं बाहर फाइनाइट है, अंदर अपने आप इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसका मतलब सर जो लिमिट है वो हमेशा लिमिट पॉइंट होगा। हाँ, अच्छा, कैसे कैसे? लिमिट पॉइंट होने के लिए उस एल के प्रत्येक नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट टर्म होनी चाहिए, और लिमिट बनने के लिए प्रत्येक नेबरहुड के बाहर फाइनाइट टर्म होनी चाहिए, मतलब अंदर तो इनफाइनाइट हो। अंदर इनफाइनाइट होते ही लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अच्छा, तो हर लिमिट क्या होता है? लिमिट पॉइंट होता है। लिमिट पॉइंट
लिमिट बने जरूरी नहीं है ना। दूसरा, अच्छा लिमिट है तो यूनिक होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। मतलब हाँ, लिमिट पॉइंट लिमिट तब बन सकता है, तब भी जरूरी नहीं है, सुनना, हाँ लिमिट पॉइंट लिमिट बने हमेशा जरूरी नहीं है। भले लिमिट पॉइंट एक ही हो तब भी जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस की लिमिट बन जाए। कैसे कैसे, जैसे देखना, एक एग्जांपल ये रहा, an वो क्या कह रहा है 2, जब क्या है n 1 है और क्या है प्राइम है, और बाकी कह रहा है n एल्स। ठीक है, अब समझना, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म n इक्वल टू 1 पर वैल्यू 2, n इक्वल टू 2 प्राइम जब है तो 2, n इक्वल टू 3 प्राइम वैल्यू 2, n इक्वल टू 4 प्राइम नहीं है तो खुद n ही दे देना है, n इक्वल टू 5 प्राइम है मतलब 2, n इक्वल टू 6 प्राइम नहीं है तो खुद n इक्वल टू 7 प्राइम है, n इक्वल टू 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है, 11 प्राइम है ना। अब सोचो 2 कितनी बार आएगा, जितने प्राइम है उतनी बार 2 आएगा, उससे ज्यादा बार एक बार, मतलब वो 1 के लिए और बाकी सब। तो जितने प्राइम कितने, इनफाइनाइट, मतलब 2 जो है इनफाइनाइट टर्म की वैल्यू बन रही है। क्या बन रही है, इनफाइनाइट टर्म की वैल्यू बन रही है। इसका मतलब 2 के प्रत्येक नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म होगी, मतलब 2 इस सीक्वेंस का क्या है, लिमिट पॉइंट है। अच्छा, इस 2 के अलावा सीक्वेंस की टर्म कौन सी है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, आगे से नंबर बढ़ते हुए जाएंगे। अब बताओ आगे किसी और नंबर के अंदर, नंबर के नेबरहुड में, प्रत्येक नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब आगे का कोई लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। अच्छा, 2 लिमिट पॉइंट है। अब बताओ सीक्वेंस की लिमिट 2 है क्या, नहीं, सीक्वेंस के प्रत्येक नेबरहुड के बाहर, सीक्वेंस के प्रत्येक नेबरहुड के बाहर फाइनाइट टर्म होनी चाहिए, यहां इनफाइनाइट टर्म बच रही है। इसका मतलब ये लिमिट नहीं है, लिमिट पॉइंट यूनिक है, एक ही है, फिर भी लिमिट नहीं बन पा रहा है, जिसका लिमिट पॉइंट ही नहीं है। हाँ, है ना, देखो लिमिट जो है वो लिमिट पॉइंट होगा, है ना। लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है कि लिमिट बने, अगर लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो इसका मतलब अब लिमिट नहीं मिलेगी, है ना। जैसे वो पहले हमने पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन नहीं है तो हम जिंदा नहीं हो सकते। अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसकी लिमिट भी नहीं मिल सकती, बट ऑक्सीजन है तो गारंटी नहीं कि हम जिंदा हो। नेसेसरी है कि लिमिट है, इसका मतलब लिमिट पॉइंट तो कंफर्म है, बट लिमिट पॉइंट है तो जरूरी नहीं कि लिमिट मिल भी सकता है। आ गया समझ में। हाँ सर, किसी सीक्वेंस की इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट बन सकते हैं, इनफाइनाइट, हाँ बन सकते हैं, है ना। जैसे अभी तक तो फाइनाइट देखा, ये जो हमारी सीक्वेंस है ना कोस एन, an इक्वल टू कोस एन, an इक्वल टू कोस एन, है ना। इसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो ध्यान रख लेना, है ना। प्रूफ लंबा चौड़ा है बट याद रखने के लिए लिमिट पॉइंट है -1 से 1 क्लोज इंटरवल, इतनी सॉरी इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट। हाँ, सीक्वेंस की टर्म कितनी है, फाइनाइट है, सॉरी इनफाइनाइट है, कोस 1 कोस 2 कोस 3, दूर ऐसा लग रहा है दूर है, पर लिमिट पॉइंट कितना है, ये ध्यान रखना। और अगर किसी ने काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, है ना। बाकी अपने नहीं है काउंटेबल अनकाउंटेबल सिलेबस में हमारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस मैं इतना बता रहा हूं। ये जो सीक्वेंस की टर्म है n जो है वो काउंटेबल होता है और ये अनकाउंटेबल है, मतलब ज्यादा है लिमिट पॉइंट। हाँ बस ठीक है, ये लिमिट पॉइंट, इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट हो सकते हैं किसी सीक्वेंस के, बस एग्जांपल है। देखो हमारे पास क्या है कि कुछ ऑप्शंस आते हैं कि किसी सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, तो तुम्हारे पास ये एग्जांपल है, तुम कहते हाँ भाई हो सकते हैं, हमारी दुनिया में हो सकते हैं। एग्जांपल नहीं है, तुम कहते हो हमको तो नहीं पता है होते कि नहीं होते, नहीं हम तो फाइनाइट ही देखे हैं। वो अक्षय कुमार वाला मूवी का सीन है ना, तूने जापान नहीं देखा इसका मतलब जापान एग्जिस्ट ही नहीं करता क्या, बिल्कुल वही कि अगर हमने कोई एग्जांपल नहीं देखा इसका मतलब थोड़ी कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किसी सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, आगे बात समझ में, बट लिमिट जो होगी वो यूनिक होगी। बस आगे बढ़ते हैं। ओके,
कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अच्छा कन्वर्जेंट मतलब क्या? अगर सीक्वेंस की लिमिट मिल रही है उस सीक्वेंस को कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट। अभिसारी। अच्छा दूसरा, अभिसारी, डाइवर्जेंट, अपसारी। तुम बहुत कंफ्यूज होगे, तो मेरे हिसाब से तो कन्वर्जेंट ही याद रखना और डाइवर्जेंट ही ध्यान रखना। हिंदी इंग्लिश मिक्स किया, एग्जाम में पक्का मिक्स होगा, तो मेरी सलाह तो यही है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब लिमिट मिल रही है, ठीक है। और मैथमेटिकली ये एक और टर्म है, इसका जो मैंने बताया ना वो इसका सार है। ये जो मैंने लिखा ना तुम्हारी भलाई के लिए, मैं तुमको फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट mod an minus l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m, ये जो लिखा ना इसका मतलब ही यही है कि सीक्वेंस l लिमिट है तो इस l के प्रत्येक नेबरहुड के बाहर फाइनाइट टर्म हो। ये जो लिखा है इसका मतलब यही है। और अगर l सीक्वेंस की लिमिट है तो हम क्या कहते हैं? लिमिट an इक्वल टू l, और सीक्वेंस हो जाती है कन्वर्जेंट। इसका मतलब इस सीक्वेंस के पास दो लिमिट पॉइंट है। जिस सीक्वेंस के पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? -1 भी लिमिट पॉइंट, 1 भी लिमिट पॉइंट, -1 के प्रत्येक नेबरहुड के अंदर भी इनफाइनाइट टर्म, 1 के प्रत्येक नेबरहुड के अंदर भी इनफाइनाइट टर्म। अब 1 लिमिट बनना चाहे, है ना, तो क्या होगा? बाहर फाइनाइट टर्म होनी चाहिए, जबकि इनफाइनाइट है। -1 लिमिट पॉइंट बनना चाहता है तो इसके बाहर इनफाइनाइट टर्म है, ये भी लिमिट पॉइंट नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे, हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वाइफ बने, सिंपल सी बात ही है, ठीक है, वही है ना। हाँ, और हाँ वो तो रूल ही अलग है। आगे बढ़े, है ना, वो ये यही है। आगे बढ़े, अगला क्या कह रहा है? मोनोटोनिक एंड बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। क्यों ध्यान रखना, मोनोटोनिक मतलब सीक्वेंस बढ़ रही है ना, या कम हो रही। मोनोटोनिक मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब ध्यान से समझना, ध्यान से, मैं कह रहा हूं सीक्वेंस की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, और कह रहा हूं सीक्वेंस बाउंडेड अबव है। अब बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये कहीं यहां आके रुकेगी ना, और कहां रुकेगी? रेंज सेट का जो सुप्रीमम होगा वहीं पे। इसका मतलब सीक्वेंस मोनोटोनिक एंड बाउंडेड कन्वर्जेंट। कहां कन्वर्ज करेगी? हाँ वो लिख रहे हैं, इंक्रीजिंग बाउंडेड अबव है तो अपने सुप्रीमम पर कन्वर्ज करेगी। मतलब जो सीक्वेंस का जो सुप्रीमम होगा, सीक्वेंस का सुप्रीमम, सीक्वेंस की रेंज सेट का सुप्रीमम, जो सीक्वेंस की रेंज सेट का सुप्रीमम होगा वही उस सीक्वेंस की लिमिट बन जाएगी। बाउंडेड बिलो और डिक्रीजिंग तो मतलब अपने इन्फिमम पर कन्वर्ज करेगी, जैसे 1/n है ना, ये डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो 0 से, और 0 इसका सुप्रीमम है, तो लिमिट क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये ध्यान रखना है ना। ये बहुत भाई डिक्रीज, कम होता जा रहा है, और हम कह रहे हैं भाई ये इन्फिमम है, तो कहां जाके रुकेगा? इस पर रुकेगा, तो लिमिट ये आ जाएगी, है ना। चलिए, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। अब मोनोटोनिक एंड बाउंडेड से मतलब ये है कि या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। दूसरा, बाउंडेड सीक्वेंस, है ना, कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, इसका मतलब उसका रेंज सेट बाउंडेड है। रेंज सेट बाउंडेड है, इसका मतलब क्या होगा? या तो रेंज सेट फाइनाइट है या रेंज सेट इनफाइनाइट है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं हर एक चीज को, है ना। मैं कह रहा हूं सीक्वेंस बाउंडेड है, क्या निकल के आएगा? बस हो क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट अपनी, बस ये क्वेश्चंस है उनकी लिमिट के बारे में अपने को देखना है। मैं कह रहा हूं सीक्वेंस बाउंडेड है ना, तो इसका मतलब क्या है? रेंज सेट बाउंडेड। अच्छा, रेंज सेट बाउंडेड है तो दो केस है। पहला, रेंज सेट फाइनाइट है, और जो रेंज सेट है वो इनफाइनाइट, दोनों केस है। अच्छा, फाइनाइट है, इसका मतलब क्या है? रेंज सेट फाइनाइट है तो कम से कम एक ऐसी वैल्यू होगी जो इनफाइनाइट टर्म की वैल्यू बनेगी। आएगी बात समझ में? कम से कम एक ऐसी वैल्यू होगी जो इनफाइनाइट टर्म की वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब लिमिट पॉइंट आएगा। दूसरा, रेंज सेट इनफाइनाइट है, और रेंज सेट इनफाइनाइट है बट बाउंडेड है, तो बीडब्ल्यू थ्योरम इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट का लिमिट पॉइंट होता है, तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट। तो काम की चीज, बाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है।
अब हम ये नहीं कह रहे कि यूनिक होता है, नहीं, पता नहीं क्या होता है, पर होता है। सीक्वेंस बाउंडेड है तो लिमिट पॉइंट मिलेगा, कन्फर्म में मिलेगा। ये आया समझ में? बस हो गया अपना काम। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट यूनिक होता है, बिल्कुल ठीक है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, जो लिमिट है वही लिमिट पॉइंट बनेगा और यूनिक रहेगा, और एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट आए इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो जिन जिन सीक्वेंस में एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट आ रहे थे वो कन्वर्जेंट नहीं है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस जिसकी लिमिट इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट दोनों में से कोई एक हो तो, है ना। और ऑसिलेटरी सीक्वेंस मतलब ना कन्वर्जेंट ना डाइवर्जेंट, एक तरीका तो ये। कई बार होता है ऑसिलेटरी कन्वर्जेंट, मतलब ऑसिलेटरी कन्वर्जेंट को ये कहते हैं कि सीक्वेंस की लिमिट तो मिल रही है पर वो मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक नहीं है मतलब ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। जैसे ये वाली सीक्वेंस, इसकी लिमिट 0 आ रही थी, पर ना तो देखो वैल्यू एक बार तो इधर से आ रही है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है। लगातार बढ़नी चाहिए लगातार कम होनी चाहिए, तब मोनोटोनिक है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, पर ये ऑसिलेटरी कन्वर्जेंट कह देते कभी कभी, ठीक है। ये ध्यान रखना डेफिनेशंस को। बाकी हमने ये एग्जांपल देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। ये डाइवर्जेंट है ना, n टेंड्स टू इनफिनिटी पर इनफिनिट, ये देख लिया। साइन 1/n, n टेंड्स टू इनफिनिटी पर 0, साइन इनफिनिट मतलब 1/इनफिनिट, साइन 0 1, सॉरी साइन 0 0। हाँ, अब ये एग्जांपल an+1, जब भी ऐसे एग्जांपल हो इनकी तुमको लिमिट निकालनी हो, क्या निकालनी हो? लिमिट, है ना। तो तुमको क्या करना है, सिंपल सा काम, सब जगह an+1 an कुछ भी देर का l लगाओ, तो l² - 2l = 0, तो l = 0 और 2। अब यहां से देखो a1 है √2, a1 क्या है √2, a2 जो होगा, a2 क्या होगा 2√2 का रूट, है ना। वैल्यू देखो भी पॉजिटिव आ रही है, 0 की तरफ नहीं, ये 2 लिमिट बन जाएगा। आगे समझ में? हाँ। दूसरा, अच्छा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब भी ऐसा चेक करना हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब भी चेक करना हो तो क्या करना है अपने को, इन टाइप में लिमिट तो निकालना है क्या ना, कन्वर्जेंट है, लिमिट कितनी है √2। अच्छा ऐसा ये है, इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे बताओ, l 2l + 1/3, तो 3l + 2l = 2l + 1, तो l = 1, लिमिट मिल गई डायरेक्ट। इस टाइप वाले जब भी ऐसे दे रखे हो, है ना, टर्म में ये दे रखा है, तो l = 2 + l का रूट, तो l² = 2 + l। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ये देखे वो कहेगा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट कौन सी समीकरण से दी जाएगी, इस समीकरण से दी जाएगी। क्या किया हमने इसके लिए, कुछ नहीं किया, यहां l लगाया, यहां भी l लगाया, सॉल्व किया, ये हमारे पास इससे मिल रहा है, ठीक है। फिर आगे ये n टेंड्स टू इनफिनिटी पर 1/2। अच्छा ये an, ये e मिलता है, तुमने लिमिट में देखा होगा, है ना, an 1 + 1/n की पावर n, लिमिट जो है उसका आता है e, है ना, ये ध्यान रहे। और अगर यहाँ x हो तो यहां हो जाता है e की पावर x। कई बार वो ऐसा दे देता है, तो e की पावर -1। ओके, हाँ, ज्यादा जल्दीबाजी में तो नहीं लग रहा ना। हाँ। बहुत सारे एग्जाम्पल इसलिए लिए कि ताकि हमको क्लियर हो, हमको और चीजें देखनी है। जैसे ये वाली सीक्वेंस है, इसमें क्या करोगे, l ½ और l + 2/l, सॉल्व करो इसको, 2l l² + 2/l, तो 2l², तो l² = 2, तो l = ±√2। इसकी सारी टर्म पॉजिटिव है, अगर इसकी सारी टर्म पॉजिटिव है तो लिमिट क्या आ जाएगी, √2। बस सिंपल सी बात है, आसान है ना। हाँ, अब रही बात इनको चेक करने की, इनको इंडक्शन मेथड, है ना, गणितीय आगमन से अपन चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, सुनना समझना। जैसे मेरा इसमें a1 है ½ a1 क्या है ½ a2 क्या है a2 कितना होगा, या इसका तो an+1 - an ही निकाल लो। जहां an+1 - an निकाल सकते हैं ना, वहां कोई समस्या नहीं है। an+1 कितना है, 2an + 1/3 - an,
तो ये आ जाएगा 3an, है ना। यहाँ गया 3an, तो -an, फिर +1/3, ठीक है। और a1 है हाफ, है ना। हाँ, अब a1 है हाफ, ये मिल रहा है an -an/3। इसको कैसे चेक करेंगे? a1 है हाफ, तो a2 कितना आएगा? a2 जो मिलेगा अपने को, a2 क्या मिलेगा? हाफ से 1 + 1/3, तो ये आ जाएगा 2/3। ये 0.5, 2/3 मतलब 2.66। आज वैल्यू बढ़ रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है? a2 ग्रेटर देन, फिर इंडक्शन से करते हैं कि लेट ए आर ग्रेटर देन या r+1 ग्रेटर देन ए आर, फिर प्रूफ कर देते हैं कि AR+2 ग्रेटर देन AR+1। तो अपने कह देते हैं कि भाई ये इंक्रीजिंग है, इससे नहीं होगा। ऐसे इंडक्शन लगा के चेक करना है, ठीक है। और इंक्रीजिंग के बारे में सेम चीज, ऐसे इंडक्शन एक बार इनके प्रूफ देख लेना, है ना, इंडक्शन वाले, तो तुम्हारे वहां से हो जाएगा, ठीक है। अपन अगली क्लास में मिलेंगे जहां सीक्वेंस की कुछ और चीजें हैं, लिमिट फॉर्म है कि भाई ये लगाने पर लिमिट इतनी आएगी, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। एक क्लास और लगेगी सीक्वेंस के ऊपर, कोशिश करेंगे कि आराम से करें और हमसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, और बनेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।